हेलो क्लास। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने से पहले कुछ लास्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो दोबारा यूज होने हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में और वीआई ग्राफ, आईवी ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया था, उनके फॉर्मूले और उनकी यूनिट्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो वीआई ग्राफ होता है, ठीक है, वीआई ग्राफ में जो हमारा v जाता है वो कहाँ पर जाता है, y एक्सिस में, और i हमारा जाता है कहाँ पर, x एक्सिस में। ठीक है, वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल्स टू फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, v अपॉन I, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। ठीक है, और ओम का सिंबल ये होता है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हमारा क्या था, वीआई ग्राफ, इसी को हम लोग ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आईवी ग्राफ की। ठीक है, आईवी ग्राफ में हमारा क्या होता है, आई हमारा जाएगा इस बार किसमें, वाई एक्सिस में। ठीक है, और वी हमारा जाएगा कहाँ पर, एक्स एक्सिस में। वी आईवी ग्राफ का जो हमारा स्लोप होगा वो हमें वैल्यू देगा किसकी, कंडक्टेंस की। ठीक है, और कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट, और 1 अपॉन आर इक्वल्स टू में क्या मिल सकता है, आई अपॉन वी। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम का अपोजिट, मतलब ओम इनवर्स, ओम टू द पावर -1। कंडक्टेंस का काम क्या होता है, टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब बात हम लोग एक और करते हैं कि गुड कंडक्टर्स किन को हम लोग बोलेंगे, कैसे कोई भी मटेरियल गुड कंडक्टर बन जाता है या कंडक्टर बन जाता है, और कोई भी मटेरियल हमारा इंसुलेटर बन जाता है। तो जो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं उनमें जो हमारा कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस जो होगी कंडक्टर्स में, कंडक्टेंस क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो रेजिस्टेंस होता है, जाहिर सी बात है, अगर किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में कंडक्टेंस जाता है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डाउन एरो है। ठीक है, और जो हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स, ठीक है, जिनको हम लोग और क्या बोलते हैं, और इंसुलेटर्स भी उनको बोलते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर्स बोलिए या फिर इंसुलेटर बोलिए। तो बैड कंडक्टर में हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस हमारा कम हो जाती है। ठीक है, वो करंट को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, और उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट को वो मैक्सिमम अपोज कर पाते हैं। ठीक है, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा एक हमारे होते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इन दोनों कैटेगरी के अलावा एक हमारे होते हैं सुपर कंडक्टर, जो कि नेचर में आसानी से नहीं मिलते हैं, हमें उनको हाईली टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में बनाना पड़ता है। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें कंडक्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कंडक्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट, मींस उनमें कोई भी लॉस होगा ही नहीं, करंट को वो बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे। और रेजिस्टेंस उनका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उनका हो जाता है कितना, जीरो। रेजिस्टेंस उनका कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं, या फिर उन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हमारी हो जाएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सेंड करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके हमारे पास भेजना है। ठीक है, लास्ट क्लास में केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने बहुत सारे 10 इक्वेशंस भेजी थी, लेकिन मुश्किल से 20 लोगों ने ही सिर्फ है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं,
ज्ञानस्थली में, लेकिन 20 स्टूडेंट ने सिर्फ मेरे पास उसके आंसर भेजे हैं, जो कि बहुत ही बैड है। जो हाई स्कूल को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। एग्जाम तो आपके होंगे, या आप भी अगर इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आपके भी सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कर देगी अगले साल, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। एग्जाम तब कैंसिल होंगे तब बात दूसरी है, लेकिन अभी से तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब स्कूल ओपन होंगे, कोचिंग्स ओपन होंगे, हम सिर्फ तभी पढ़ेंगे। अभी घर में आपके पास पूरा फुल टाइम है, फ्री टाइम है पढ़ने के लिए, आपको और कोई काम नहीं है। आप कम से कम एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए अपनी खुद को तो दे ही सकते हैं ना। तो प्लीज दीजिए, हाई स्कूल है, इसको बेकार मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर, ठीक है, पहला फैक्टर होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। मींस अगर हम लेंथ को जिस रेट से इंक्रीज करेंगे उसी रेट से हमारी रेजिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड है, या अगर कम करेंगे लेंथ को तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आप लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, कई लोगों को हो सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि सरफेस एरिया को ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं तो ये गलत है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं, ठीक है। वर्ड में जाइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस हमें किसी भी बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके पहले सेक्शन को क्या करिए, परपेंडिकुलर कट करिए, क्रॉस करिए, ठीक है। सपोज करिए कि ये वायर है, आपकी क्लास 10th से लेके क्लास 12 तक, इवन बीएससी में भी आप जितने भी टाइप ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, वायर्स पढ़ेंगे, तो उसमें वायर का शेप जो मानेंगे आप लोग, वो कंडक्टर का वो सिलेंड्रिकल शेप ही मानेंगे, ठीक है। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का वायर नहीं मानेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का मानेंगे, और ठीक है। और सिलेंडर को अगर हम लोग कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमको एक फेस दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। फेस हमारा किस शेप का होगा, एक सर्कुलर शेप का होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या कहलाती है, उसकी रेडियस, और रेडियस को हम डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। तो क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, डी क्या होगा, डायमीटर। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस अगर थिक वायर होगा, मींस वायर कैसा है, मोटा है। आपने एक वायर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस मार्कर के बराबर, मींस काफी थिक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आपने थिन वायर ले लिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो L आ जाएगा, अपॉन में क्या है, A, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, E को थोड़ा सा क्या करिए, कर्व की तरीके से बना दीजिए, और इसको हम लोग बोलते क्या है, रो। RHO ये सिंबल का नेम है, जैसे ओम का, इसका नाम क्या है, ओम है, ठीक है। तो इसका सिंबल का नेम क्या है, रो। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब एक बात आ गई कि ये रो क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, हेयर रो इज ए कांस्टेंट, एंड इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। रो क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, चाहे क्या बोल दीजिए, रेजिस्टिविटी बोल दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी को पता करते हैं कि क्या होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। रेजिस्टिविटी पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो रेजिस्टिविटी को ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी को हम लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी की हम डेफिनेशन बता देते हैं आपको, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इक्वल टू क्या निकलेगा, आर इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। तो रो इक्वल टू क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। ये हमारे क्या हो गया, इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट बनाते हैं, आर की यूनिट क्या होगी, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा, यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्या आ गई यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बनाने के लिए पहले हमें एक चीज देखनी होगी, वो क्या है, अगर हमने रो इक्वल टू फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल, मीन्स अगर हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट है, मतलब 1 मीटर है, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर है, और एरिया जो है वो भी कितना है, यूनिटी है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो रो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर के इक्वल आ गई, ठीक है। रो की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, आर के इक्वल। तो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी रेजिस्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बन जाएगी कि रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या, रेजिस्टिविटी is the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जो क्या होती है, जिस कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, यूनिट लेंथ हो, मतलब 1 मीटर हो, और एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी बन जाती है। अब रेजिस्टिविटी का रोल देखते हैं, ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ए materialistic property, ठीक है, and it is always constant for the material, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। आप चाहे सिर का खून निकालिए, चाहे पैर का खून निकालिए, चाहे हाथ का खून निकालिए, चाहे आज निकालिए, चाहे आज से 4 साल बाद निकालिए, ब्लड ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ब्लड ग्रुप है, किसका, किसी भी मटेरियल का। मींस जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी किसकी